जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो आज की क्लास जो हमारी राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत में शिलालेख चल रहे थे, 30 शिलालेख हमने पढ़ लिए थे। आज हम 31 नंबर के शिलालेख की बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पशु परिचारक जो भर्ती है उसके सिलेबस की पॉइंट वाइज हमने अलग अलग छांट के आपके लिए अपलोड कर दिया, आप वहां से देख सकते हो। और पार्ट बी के लिए है स्पेशल वो, और उस वीडियो को देख के आप उस पर कमेंट करके अपना जो राय है अपनी बता देना कि आपको क्या करना है आगे। और पशु परिचारक की भर्ती के लिए भी पार्ट ए के लिए तो है ही ये, ठीक है। तो आज हमारी जो नेक्स्ट हमने 30 शिलालेख पढ़ लिए थे, अब 31वें नंबर की बात करते हैं हम। एकलिंगनाथ प्रशस्ति सन 1488 की, ठीक है। एकलिंगनाथ। अब प्रशस्ति क्या होता है हमने पहले ही बता दिया था। एकलिंगनाथ प्रशस्ति कब की है? सन 1488 ईस्वी की। प्रशस्ति होती है किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख, किसी राजा की या किसी की भी प्रशंसा में इतिहास में लिखा गया लेख। सन 1488 की है। प्राप्त कहां से होती है? प्राप्त होती है एकलिंगनाथ प्रशस्ति एकलिंगनाथ मंदिर से। एकलिंगनाथ बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, एकलिंगनाथ मंदिर भगवान शिव का। एकलिंगनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। कहां पे है? एकलिंगनाथ मंदिर की प्रशस्ति एकलिंगनाथ मंदिर की दीवार से, एकलिंगनाथ मंदिर की दीवार से प्राप्त, ठीक है। एकलिंगनाथ मंदिर की दीवार से प्राप्त प्रशस्ति। एकलिंगनाथ का मंदिर कहां पे? एकलिंगनाथ का मंदिर है कैलाशपुरी गांव। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं हम क्योंकि सुप्रसिद्ध मंदिर है। कैलाशपुरी गांव उदयपुर। कैलाशपुरी गांव उदयपुर से। इस प्रशस्ति में इसके निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, इस मंदिर के निर्माण के बारे में, इस निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, इस प्रशस्ति में मिलती है इस मंदिर के निर्माण के बारे में। मंदिर के निर्माण की नेक्स्ट जानकारी, इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? कालभोज, जिसे हम बप्पा राव भी बोलते हैं ना, कालभोज या बप्पा रावल द्वारा। शिलालेख की बात करते हैं, एकलिंगनाथ प्रशस्ति से प्राप्त शिलालेख। अब भाषा लिपि, अच्छा उससे पहले एक छोटा सा ध्यान रखना, इस मंदिर का जीर्णोद्वार, इस मंदिर का जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण किसके द्वारा? महाराणा रायमल द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा रायमल। और महाराणा ध्यान रखना, ये जो उपाधि है महाराणा, इनकी उपाधि है। ये महाराणा जो मेवाड़ का गोइल वंश है उनकी उपाधि आती है, उनके राजाओं की। बीकानेर वाले राठौड़ जिस तरह राठौड़ लगाते हैं ना, उस तरह अलग अलग राजवंशों की उपाधियां है। तो जीर्णोद्वार किसके द्वारा? महाराणा रायमल, इस मंदिर का। और यही जानकारी इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। इसकी भाषा, अब मंदिर की दीवार से प्राप्त है तो भाषा, एक लिपि, इस शिलालेख की लिपि भाषा, और एक शिलालेख के रचयिता, ठीक है। इस शिलालेख की भाषा अगर मंदिर से प्राप्त है संस्कृत, संस्कृत भाषा में, लिपि नागरी, और रचयिता, तो रचयिता महेश भट्ट। ये वही महेश भट्ट, ठीक है, वही महेश भट्ट है जिन्होंने अधिकतर जो मेवाड़ का गोइल वंश है उनकी शिलालेखों की, इनकी लिपियां पूरी की थी। और अब इस शिलालेख से और क्या जानकारी प्राप्त होती है वो हम बात करते हैं, किससे? एकलिंगनाथ मंदिर से। ध्यान रखना, महाराणा जो रायमल है उन्होंने तो उस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था, जबकि इस प्रशस्ति को उत्कीर्ण किसने करवाया था? यह प्रशस्ति किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाई थी, किसके द्वारा इसको निर्माण करवाया था? महाराणा राय सिंह द्वारा, राय सिंह द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई, द्वारा उत्कीर्ण, ठीक है, महाराणा राय सिंह द्वारा। इसमें और जानकारी क्या प्राप्त होती है? इसमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली मिलती है, मेवाड़ शासकों की वंशावली प्राप्त होती है इस शिलालेख से। मेवाड़ की तत्कालीन, मेवाड़ की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक
राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन ठीक है। और एक जो इसका की पॉइंट है, कौन, महाराणा जो बप्पा रावल बोलते हैं ना, बप्पा रावल या कालभोज, उनके संन्यास लेने की जानकारी। ठीक है, बप्पा रावल या कालभोज के संन्यास की जानकारी, के कालभोज के संन्यास की जानकारी से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट नौलखा बावड़ी 32, नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी प्रशस्ति है, प्रशस्ति ध्यान रखना, प्रशंसा में लिखा गया लेख, नौलखा बावड़ी का 1587 ईस्वी की। नौलखा बावड़ी प्रशस्ति है कहाँ पे, नौलखा बावड़ी की दीवार, नौलखा बावड़ी की दीवार से प्राप्त, दीवार से प्राप्त। नौलखा बावड़ी कहाँ है, देखिए हिस्ट्री के साथ साथ कल्चर के क्वेश्चन भी इसी तरह क्लियर किए जाती है। अभी कल्चर का क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी कहाँ है, तो कहाँ है, डूंगरपुर में, यह प्रशस्ति भी डूंगरपुर में है ना, डूंगरपुर। संस्कृत भाषा में रचित है। ठीक है, अधिकतर प्रशस्तियों में सर्वाधिक भाषा और एक लिपि, भाषा और लिपि, भाषा संस्कृत और लिपि नागरी। इंपॉर्टेंट की पॉइंट इसमें जानकारी क्या मिलती है, इस टॉपिक का की पॉइंट कि जो डूंगरपुर के शासक थे आस्करण, डूंगरपुर के शासक थे आस्करण, उनकी पत्नी थी एक रानी प्रेमल देव, प्रेमल देवी बोलते हैं और प्रेमल देवी बोलते हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ये जानकारी इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। क्या होती है कि डूंगरपुर के शासक आस्करण की पत्नी, डूंगरपुर शासक आस्करण की पत्नी, रानी या पत्नी, प्रेमल देवी बोलते हैं उनको और प्रेमल देवी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये जानकारी इस शिलालेख से मिलती है, बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, डूंगरपुर के शासक आस्करण की पत्नी थी प्रेमल देवी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इतना इंपॉर्टेंट है और की पॉइंट यही है इसका। और वागड़ के चौहान वंश की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है इससे। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो बस, वागड़ के चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है, चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है बस। अच्छा, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो कल्चर के इतने सारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे किले, छोटे छोटे महल, छोटी छोटी बावड़ियाँ, तो क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से देता है, एक तो अधिकतर यहाँ से आप अगर ऐसे याद करने बैठोगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, कहाँ तक याद करोगे, तो दो तरीके से याद करो, एक तो उसके की पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, और दूसरा तरीका जैसे ये बावड़ी का आ गया इस शिलालेख से संबंधित, तो अगर क्वेश्चन बनता है तो इस शिलालेख में आर्ट और कल्चर को मिला के अगर क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो इस तरह के जो जो एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे की जानकारी प्राप्त होती हो, तो उस तरीके से वो करो, उस तरीके से याद करो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जूनागढ़ प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह जिन्होंने किसका निर्माण करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग का ना, तो 33 जूनागढ़ प्रशस्ति या राय सिंह, जिसको राय सिंह प्रशस्ति भी बोलते हैं ना, राय सिंह प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति कब की है, 1594 ईस्वी की है ना, 1594 ईस्वी। जूनागढ़ प्रशस्ति, जूनागढ़ कहाँ सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है ना, जूनागढ़ दुर्ग, कहाँ से, जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग कौन सा, बीकानेर का है ना, बीकानेर में, जिसको बीकानेर दुर्ग बोलते हैं, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के। जूनागढ़ जैसे चित्तौड़ दुर्ग के द्वार है, उसी तरह जूनागढ़ दुर्ग के दो द्वार है, एक बाहरी द्वार है सूरजपोल और एक अंदर द्वार है, तो अंदर वाले द्वार पे, जिसको कर्णपोल बोलते हैं, अंदर वाले द्वार पे वह प्रशस्ति प्राप्त होती है ना, के द्वार।
से। अब जूनागढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, जूनागढ़ दुर्ग के 2 द्वार है। जूनागढ़ दुर्ग, प्रथम पहाड़ी, प्रथम पहाड़ी द्वार कौन सा है? सूरजपोल। सूरजपोल पे भी जब हम आर्ट एंड कल्चर में तो पढ़ेंगे ही एक्स्ट्रा, जहाँ पर जो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, जिनकी इतिहास में बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे हम। अब ये सिर्फ टॉपिक फैक्ट के लिए है, बाकी ये स्टोरिया वगैरह जो भी है सबकी पढ़ेंगे हम जब राजवंश पढ़ेंगे। तो जो सूरजपोल द्वार है, सूरजपोल द्वार पर किस किस की? एक तो सूरजपोल द्वार पर जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया वह फत्ता सिसोदिया की ऐसी मूर्तियां हैं, गजारूढ़ मूर्तियां। सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां, जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। ये तो है सूरजपोल द्वार पर। और जो आंतरिक द्वार है, ध्यान रखना, आंतरिक द्वार पर, जो आंतरिक द्वार है, आंतरिक द्वार कौन सा है? कर्णपोल। कर्णपोल पर यह प्रशस्ति, यह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक है। अच्छा, इसकी भाषा और इसकी लिपि। भाषा इस शिलालेख की जो है, वो जो सभी शिलालेख की नॉर्मल है, वो कौन सी? संस्कृत। और लिपि नागरी। इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसकी वो बात करते हैं। बीकानेर जूनागढ़ है, तो बीकानेर के शासक राठौड़ वंश, तो राठौड़ वंश की जानकारी प्राप्त होती है इससे। ये की पॉइंट नहीं है इसका, की पॉइंट बताएंगे अभी। राठौड़ वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे अब जानकारी क्या मिलती है? एक तो इससे जानकारी मिलती है कि जो जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 से 1594 के बीच करवाया गया। किसने करवाया था? करवाया तो इसको जो करमचंद थे, इनके राय सिंह के प्रधानमंत्री, उनकी देखरेख में कंप्लीट हुआ था। और निर्माता का, इसलिए निर्माता महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। ठीक है। इस दुर्ग के निर्माण 89 से 94 तक, और 94 में जब दुर्ग का निर्माण हो गया था, उसके बाद में यह प्रशस्ति उन्होंने उत्कीर्ण करवाई थी, यह प्रशस्ति लिखवाई थी। राय सिंह को इसमें और जानकारी मिलती है, विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है ना। और कई जो राय सिंह का जो राठौड़ वंश है, उनकी जो विजय अभियान है, उनके बारे में उल्लेख मिलता है इस प्रशस्ति से। तो क्या जानकारी मिलती है? एक बार जानकारी की बात करते हैं तो क्या, एक तो पॉइंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक इसका की पॉइंट ये है, किससे जानकारी एक तो मिलती है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, जूनागढ़ फोर्ट दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने, राय सिंह ने करवाया था। कब? 1589 से 1594 ईस्वी तक। ठीक है। और दुर्ग का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? दुर्ग का निर्माण करमचंद, करमचंद कौन थे? राय सिंह के प्रधानमंत्री, राय सिंह के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री देख रेख में, मतलब उन्होंने इसका निर्माण करवाया था ना, उनकी देख रेख में पूर्ण होता है, राय सिंह की देख रेख में पूर्ण होता है। और निर्माण के पश्चात, निर्माण के पश्चात राय सिंह ने यह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई, यह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। किसने? राय सिंह ने। ठीक है। और इससे जो जानकारी और मिलती है, जैसे कि और ये कौन कौन से अभियान? गुजरात अभियान, राय सिंह के गुजरात अभियान, कंधार, काबुल, अभियान की जानकारी। एक छोटा सा और पॉइंट याद रखना है कि जो राय सिंह है, उनको किसका, विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है। राय सिंह को, जो महाराजा राय सिंह है राठौड़ वंश के,
राय सिंह को किसका, विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है, आश्रयदाता कहा। ये जानकारी इस शिलालेख में मिलती है। इसके अलावा विद्या प्रेमी, कवि आदि कहा जाता है इस शिलालेख के अनुसार। तो इंपॉर्टेंट यही है, जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो यहाँ चलते हैं आमेर जयपुर। तो 1612 में जो आमेर का शिलालेख है ना, उसके बारे में। ठीक है, 34 नंबर में आमेर का शिलालेख, आमेर का लेख या शिलालेख कब का है, 1612 ईस्वी का। कहाँ से प्राप्त होता है, आपको पता है, आमेर दुर्ग जयपुर, आमेर दुर्ग जयपुर। ठीक है, ध्यान रखना जयपुर है। कहाँ से, आमेर दुर्ग जयपुर से। इससे क्या जानकारी मिलती है, एक तो जो प्रांतीय विभाग है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी की पॉइंट, प्रांतीय विभाग के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है, निजाम शब्द का। प्रांतीय विभाग के लिए निजाम शब्द का। ठीक है, प्रांतीय विभाग के लिए इसका की पॉइंट है, प्रांतीय विभाग के लिए निजाम शब्द का, निजाम शब्द का प्रयोग। और इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो भगवंत दास है, भगवंत दास को मानसिंह प्रथम का पुत्र बताया गया है। ये जानकारी किससे, आमेर के शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, सॉरी, मानसिंह फर्स्ट को भगवंत दास का पुत्र बताया इस शिलालेख में, है ना। मानसिंह फर्स्ट को किसका, भगवंत दास का, भगवंत दास का पुत्र होता है। और जो आमेर के शासक है उनको रघुवंश तिलक कहा जाता है। इसी की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, आमेर शासकों को रघुवंश कहा जाता है, रघुवंश तिलक कहा जाता है। ये जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। और आपको पता होगा, यही वो राजवंश है जो मुगलों के सर्वाधिक करीब रहा था। ठीक है, तो इस शिलालेख में जो जहांगीर है उसकी प्रशंसा की गई है शिलालेख में। तो यही वो राजवंश था राजस्थान का, जहांगीर की प्रशंसा। ठीक है, ये जब हम राजवंश पढ़ेंगे तो इसकी और जानकारी प्राप्त करेंगे मुगल राजवंश की। अब नेक्स्ट, अब एक है 1652 की प्रशस्ति, जिसको जगन्नाथ प्रशस्ति बोलते हैं ना, जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 उदयपुर से प्राप्त है। ठीक है, 35 नंबर की है, 35 जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 ईस्वी, 1652 ईस्वी जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है, कहाँ से प्राप्त है, सपनों में बना मंदिर, सपनों में बना मंदिर। कौन सा मंदिर बना, इसको बोलते हैं, नाम है जगन्नाथ मंदिर, सपनों में बना मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सपनों में बना मंदिर जगन्नाथ मंदिर किसका है, जगदीश का, भगवान जगदीश जी का। ठीक है, वहां से प्राप्त होती है जगदीश जी का। ठीक है, दीवार से प्राप्त होती है, वहां मंदिर की दीवार से प्राप्त होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह ने। ये जानकारी भी इस शिलालेख से ही प्राप्त होती है। इसका निर्माण कराया था महाराजा जो जगत सिंह है, जगत सिंह ने। अरे है कहाँ ये, उदयपुर में, है ना, उदयपुर। ठीक है, निर्माण करवाया था महाराजा जगत सिंह ने। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे, मुकुंद भाला अर्जुन। इसके वास्तुकार कौन थे, मुकुंद भाला अर्जुन। इस मंदिर के, प्रशस्ति के नहीं, मंदिर के वास्तुकार कौन थे, मुकुंद भाला अर्जुन। 3 लोग थे, मुकुंद भाला अर्जुन। अगर कभी डीपली क्वेश्चन पूछ लिया ना, ध्यान रखना, वास्तुकार पूछते हैं अधिकतर एग्जामों में। मुकुंद मुकुंद भाणा बोलते हैं इनको, भाला नहीं था, मुकुंद भाणा अर्जुन। कभी वास्तुकार पूछते हैं डीपली में तो ये पूछ लेते हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा में लिपि, अगर मंदिर की दीवार से प्राप्त है तो भाषा कौन सी होगी,
संस्कृत, संस्कृत। और इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। पहले हम कोई भी प्रशस्ति हो, प्रशस्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और प्रशस्ति से क्या जानकारी प्राप्त होती है फिर वो देखते हैं ना। लेखक थे इसके कृष्ण भट्ट। ठीक है, अब इस प्रशस्ति से जानकारी क्या प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट इसका की पॉइंट एक तो ध्यान रखना है, हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी। हल्दी घाटी युद्ध आप आसानी से खूब सब लोगों को पता होगा, हल्दी घाटी का युद्ध, तो उसकी जानकारी तो कल्चर पढ़ेंगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो वो पढ़ेंगे राजवंश, तब और बात करेंगे इसकी। अभी तो इतना ध्यान रखिए, हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी। इसका की पॉइंट यही है, और बाकी थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है, जैसे कि क्या कि मेवाड़ के शासकों का उल्लेख करती है प्रशस्ति, मेवाड़ के शासकों का, या मेवाड़ के शासकों के बारे में जानकारी देती है, शासकों का उल्लेख। ठीक है, मेवाड़ के शासकों का उल्लेख करती है। एक जगत सिंह, महाराजा जगत सिंह, जगत सिंह। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जगत सिंह फर्स्ट है ये, जगत सिंह भी 2-3 हुए हैं ना, तो उनमें से जगत सिंह फर्स्ट है, जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट के उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनके द्वारा किए गए युद्धों की, उनके द्वारा दिए गए दान पुण्य के कार्यों के ना। जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा किए गए युद्ध व कार्यों की जानकारी, कार्यों की जानकारी। और अंतिम कुछ है नहीं इसका, वो थोड़ा ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि यह प्रशस्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा, है ना। यह प्रशस्ति जगत सिंह फर्स्ट द्वारा लगवाई गई थी, लगवाई गई। इसमें कुछ नहीं कि हल्दी घाटी का की पॉइंट है, उसकी याद रखना। कृष्ण भट्ट द्वारा इसका लेखक है, जगन्नाथ प्रशस्ति जगन्नाथ मंदिर की दीवार से प्राप्त होती है, जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है, मुकुंद भाणा अर्जुन इसके वास्तुकार है। और अभी कुछ 1-2 प्रशस्ति और बची इंपोर्टेंट, उनकी बात करते हैं, है ना। आज कंप्लीट ही करेंगे इनको। जो 36 है वो है वैद्यनाथ प्रशस्ति, है ना। नेक्स्ट जो वैद्यनाथ प्रशस्ति है 1719 ईस्वी, है ना। अब हम शिलालेखों से प्रशस्ति पर आ गए। वैद्यनाथ प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति कब की है? ये 1719 ईस्वी की। कहां से प्राप्त होती है? उदयपुर के सीसारामा गांव से, सीसारामा गांव उदयपुर से। ठीक है, सीसारामा गांव उदयपुर से। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है ये भाषा, संस्कृत है। महाराजा संग्राम सिंह सेकंड के काल की है, ध्यान रखना। 1719 संस्कृत भाषा में महाराजा। अब इससे जानकारी क्या मिलती है कि प्रशस्ति, सबसे पहले तो ये जानकारी की प्रशस्ति किसने उत्कीर्ण करवाई थी, किसने लिखवाई थी? तो महाराजा संग्राम सिंह सेकंड ना, महाराजा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा उत्कीर्ण करवाई थी ना यह प्रशस्ति। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करती है। एक तो इसे जो इससे जानकारी मिलती है, एक और क्या, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करती है। एक आपने पॉइंट पहले देखा था, हम चित्तौड़ के टाइम पढ़ रहे थे कि जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से, किसको? कालभोज बप्पा रावल को हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की प्राप्ति है, उसकी जानकारी यहाँ भी मिलती है ना इस प्रशस्ति में। हारित ऋषि के आशीर्वाद से, कालभोजिया बप्पा रावल को, कालभोजिया बप्पा रावल एक ही है, कालभोजिया बप्पा रावल को कहाँ की? मेवाड़ की, मेवाड़ की सिंहासन प्राप्त होता है ना, मेवाड़ का सिंहासन प्राप्त होता है। करीब मिलती है जो बादनवाड़ा के युद्ध ना, उसके बारे में, जो रणबाज खान था मुगल सेनापति, उसको किसके द्वारा? संग्राम सिंह ने हराया था, उसके बारे में। जो बादनवाड़ा युद्ध की, बादनवाड़ा
अब आप कल्चर में कितना पढ़ोगे, फिर भी ये पॉइंट है ना घुमा के, तो ऐसे याद करना चाहिए। संग्राम सिंह सेकंड के समय का है, तो बादनवाड़ा युद्ध कब का हुआ? संग्राम सिंह सेकंड के समय में। मुगल सेनापति थे कौन? धनबाज खान। मुगल सेनापति, मुगल सेनापति कौन थे? रणबाज खान। रणबाज खान को संग्राम सिंह सेकंड ने युद्ध में हराया था। संग्राम सिंह सेकंड को युद्ध में हराया है जानकारी। तो बादनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है, रणबाज खान थे मुगल सेनापति, ठीक है, उनको संग्राम सिंह सेकंड ने युद्ध में हराया था ना, संग्राम सिंह सेकंड ने युद्ध में हराया था। तो इस तरफ ये बैजनाथ प्रशस्ति 1719 की, इसमें संग्राम सिंह सेकंड के काल की है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट की पॉइंट है नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना है। एक ये बादनवाड़ा युद्ध का, इसका की पॉइंट ही समझ लीजिए इसका ना। अब इस प्रकार देखिए, इस प्रकार जो राजस्थान में 168-170 के लगभग जो अभिलेख और प्रशस्तियां हैं, उनमें से अधिकतर जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमने पढ़ ली। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बची है एक राज प्रशस्ति, उसकी बात करेंगे अभी। उस राज प्रशस्ति के बारे बाद में, वैसे तो 170 कहाँ तक पढ़ोगे आप, लेकिन फिर भी हमने हमारे पूरे टॉपिक में हमने अधिकतर प्रशस्तियों को आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की। इसके बाद में कुछ और प्रशस्तियां बचेंगी थोड़ी बहुत छोटी, इनके बारे में जानकारी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कोई इंपॉर्टेंट होगी कि वह कहाँ से प्राप्त होती है और कौन सी प्रशस्ति है, किस सन की है और किस लेखक द्वारा, है ना। तो राज प्रशस्ति के बारे में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें एक क्लास में हम वो बच्ची कुछ प्रशस्ति है ना, वो भी थोड़ी बहुत और इम्पोर्टेंट है, लगभग 45-50 के समथिंग करवा देंगे हम। और ऐसा तो आप पेड कोर्स करते हो ना, वहां भी आपको इतनी सारी नहीं करवाते, आरएस के पेड कोर्स तक में नहीं करवाएंगे। अब आपको जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट लगे आप वहां से पढ़ लीजिए भाई। प्रशस्तियों में कंप्लीट आपकी पूरी प्रशस्तियां अभिलेख शिलालेख आ गई। अभी तो इसके बाद हम मृद भांड वगैरह उनकी बात करेंगे, ठीक है, सिक्कों की बात करेंगे, जनपदों की बात करेंगे, तो सिर्फ अभिलेख और प्रशस्तियों की बात है ना। अब हमारी नेक्स्ट राज प्रशस्ति, अभी जो इम्पोर्टेंट लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हमने लास्ट में रखा है इसको, 37 राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति कब की है? 1676 ईस्वी की ना, 1676 ईस्वी की राज प्रशस्ति। कहाँ से प्राप्त होती है? घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद में। घेवर माता का मंदिर राजसमंद में, राजसमंद झील राजसमंद में, ठीक है, इसके पास। दूसरा इसमें बहुत की पॉइंट है, इसलिए सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट रखिए इसको ना, कहाँ से प्राप्त होती है? राजसमंद झील की पाल। राजसमंद झील की पाल, पाल के बारे में पहले ही पता रखा है और फिर बता देंगे ना, राजसमंद झील की पाल। और दूसरा घेवर माता के मंदिर, घेवर माता के मंदिर के पास, जस्ट पाल पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, नवचौकी स्थान के निकट। नवचौकी स्थान के निकट पाल पर प्राप्त राज प्रशस्ति, नवचौकी स्थान के निकट प्राप्त, मैन का राजसमंद में ना, राजसमंद है का, राजसमंद से। घेवर माता के मंदिर, पाल बताया था, मिट्टी की बनी हुई वो दीवार, जो प्राचीन कोई जलकुंड वगैरह जो भी जल से बनी आकृति होती है, उसकी मिट्टी की बनी हुई दीवार, उसको पाल कहते हैं ना, पहले भी बताया था आपको, ठीक है। नवचौकी स्थान से प्राप्त। भाषा संस्कृत, भाषा संस्कृत। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, राजस्थान की दूसरी प्रशस्ति, कुंभलगढ़ के बाद में दूसरी प्रशस्ति जो काली शिलाओं पर उतके हैं। कितनी शिलाओं पर? काली शिलाओं पर, 25 काली शिलाओं पर उतके हैं। काली शिलाओं पर उतके, कुंभलगढ़ के बाद ये दूसरी है। कुंभलगढ़ में तो सिर्फ 5 काली शिलाओं में, ये 25 काली शिलाओं में उतके हैं। संस्कृत भाषा है, ठीक है। संस्कृत के इसमें कितने श्लोक हैं? 1106 श्लोक हैं, 1106 श्लोक हैं संस्कृत के, ठीक है। और 24 सर्ग हैं इसमें, कितने? 24 सर्ग, सर्ग जिसको बोलते हैं चैप्टर बोलते हैं, अध्याय बोलते हैं ना, 24 श्लोक हैं, ठीक है। और ये 24 सर्ग है, सर्ग या अध्याय कितने हैं? 24, 24, ठीक है। और ये जो संस्कृत के 1106 श्लोक हैं, ये पद्य में है सारे के सारे,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति इसकी बात कर रहे हैं हम, ये विश्व की, हाँ इसका सबसे बड़ा की पॉइंट ये है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, जिस विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, जिसमें कितने सर्ग है, 24 अध्याय है, जिसमें से 21 सर्ग तो किसने करवाए थे, 21 सर्ग तो किसने करवाए, जिसने महाराजा कौन थे, राज प्रशस्ति महाराजा राज सिंह, और 3 सर्ग किसने बाद में लिखवाए थे, जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम ने 3 सर्ग बाद में लिखाए थे, जगत सिंह प्रथम ने अंकित करवाए थे इस प्रशस्ति में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट और की पॉइंट ये है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ना। और इसके लेखक, लेखक रह गया ना, लेखक, लेखक रणछोड़ राय भट्ट, रणछोड़ राय भट्ट, रणछोड़ राय भट्ट विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, महाराजा प्रशस्ति सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी शिला पर लिखी हुई है ना, महाराजा राय सिंह 25 है, जिसमें से 24 देखिए 24 वो है 24 सर्ग है इसमें, ठीक है, उसमें से जो 24 सर्ग है वो उसमें से 21 सर्ग तो महाराजा राय सिंह ने करवाए थे, राज सिंह ने, और 3 सर्ग इसने करवाए थे, किसने, जगत सिंह प्रथम ने। अरे जानकारी क्या क्या देती है, एक तो ध्यान रखना क्या, एक तो राजसमंद झील की जानकारी देती है सबसे पहले, तो किसने निर्माण करवाया था ना, राजसमंद झील की जानकारी, बहुत सारी जानकारी मिलती है शिलालेख से, ये प्रशस्ति से राजसमंद झील की जानकारी मिलती है, एक मिलती है इसमें हल्दी घाटी युद्ध का, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट और की पॉइंट इस शिलालेख से आपने सुना होगा मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि, तो प्रथम और द्वितीय जो मुगल मेवाड़ संधि है ना उसकी जानकारी मिलती है शिलालेख से, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि और सेकंड मुगल मेवाड़ संधि, सेकंड मुगल मेवाड़ संधि। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होती है महाराजा अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम एंड जहांगीर, कब, सन 1615 ईस्वी में। और द्वितीय होती है जगत सिंह के और औरंगजेब के मध्य 1681 ईस्वी में, उसकी जानकारी है ना, जगत सिंह, जगत सिंह एंड औरंगजेब के मध्य, कब, 1681 ईस्वी में। इन दोनों की जानकारी कहाँ से मिलती है, राज प्रशस्ति में ना। एक मेवाड़ के जो शासक है उनकी जानकारी कालभोज से जगत सिंह तक की है ना, मेवाड़ के शासक कालभोज से जगत सिंह प्रथम तक की जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। मेवाड़ शासक कालभोज से जगत सिंह प्रथम तक जानकारी ना, तक जानकारी से प्राप्त होती है। ठीक है, एक चारुमती विवाह, चारुमती विवाह लव ट्रायंगल बोलते ना, उसमें हुआ था, आपने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा होगा, हम पढ़ाएंगे अभी, जब पढ़ेंगे जब राजवंश तब है ना, चारुमती का विवाह, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था। ठीक है, जो चारुमती विवाह उसकी जानकारी भी इस शिलालेख से ही प्राप्त होती है ना, बहुत बड़ा शिलालेख है। ठीक है, तो चारुमती विवाह, चारुमती विवाह की जानकारी किससे हुई थी, चारुमती विवाह राज सिंह से, एंड राज सिंह के विवाह की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, राज प्रशस्ति बड़ी प्रशस्ति है, इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है मेवाड़ शासकों के बारे में, राजसमंद झील से लेकर हल्दी घाटी के युद्ध तक की जानकारी, प्रथम और द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी शिलालेख से
प्राप्त होती है। अब देखिए लगभग प्रशस्तियां और शिलालेख कंप्लीट हो गए जो इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में कुछ और शिलालेख बचे हैं जो छोटे हैं, जिनके बारे में जानकारी इतनी ज़्यादा आपको रखने की वो नहीं है आवश्यकता, क्योंकि इतनी एग्जाम में तो आते नहीं है। फिर भी वो कहाँ से प्राप्त होते हैं और कोई स्पेशल जानकारी होगी तो हम लगभग 45 से 50 शिलालेख कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 168-70 में से 45 से 50 शिलालेख आपको एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे जो बचे हुए शिलालेख हैं उनकी हम एक बार नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास और जिसके बारे में हम ये बचे हुए शिलालेख उनकी बात कर लेंगे, और साथ में पशु परिचर जो वैकेंसी है उसके लिए भी सफिशियंट है, और ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी हो जाएगा, सभी एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो पशु परिचर वाला है उसका संपूर्ण निःशुल्क बैच मिल रहा है, अगर आपको तैयारी करनी है तो। और बाकी पेड करके करना है तो आराम से कर सकते हैं, कोई वो दबाव नहीं है। ठीक है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।